please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। दरअसल अच्छे ग्लोबल संकेतों ने यहां बाजार में जोश भरने का काम किया। सेंसेक्स आज क्लियरली 35,000 के पार बंद होता हुआ दिखा, तो निफ्टी में भी जोश था। 10,700 के ऊपर, इनफैक्ट 10,715 पर इसमें क्लोजिंग दिखी है और तकरीबन 100 अंकों की मजबूती यहां भी दिखी है। सेंसेक्स 300 अंकों की बढ़त बनाने में आज कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में आज 1% तक की मजबूती देखने को मिली है और यहाँ पर भी 200 अंकों से ज्यादा ऊपर ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्लोजिंग ऊपर देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप ने दमखम दिखाया है, 150 अंकों की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली है। फटाफट यहाँ पर निफ्टी गेनर्स पर नजर डालते हैं। गेल एमएनएम में मजबूती दिखी है, 0.4 से 4.25% ऊपर बंद हुआ। एक्सिस बैंक हिंडाल्को में भी 3% की मजबूती देखने को मिली है। लेकिन इस चढ़े हुए मार्केट में भी, मजबूत मार्केट में भी कुछ टूटने वाले स्टॉक्स रहे हैं। लुपिन जिनमें से एक है, 0.3% नीचे बंद हुआ। डॉक्टर रेड्डीज, टीसीएस ये भी 0.2% नीचे बंद हुए। 1.5% की कमजोरी कोल इंडिया में देखने को मिली है। मार्केट एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी की राय है कि अब बाजार की नजर कर्नाटक चुनाव पर बनी हुई है। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस की सरकार बनी तो बाजार में तेजी आ सकती है। आप देखेंगे कि कर्नाटक का इलेक्शन से पहले मार्केट एक मूव करेगा, या ये कॉशियस मूव होगा कि मार्केट को लग रहा है कि रिजल्ट्स उसको पसंद नहीं भी आ सकता है, तब आप मार्केट में एक गिरावट देख सकते हैं। या मार्केट को लगा कि अगर कांग्रेस नंबर 1 पार्टी भी रहा कर्नाटक में, उसको मेजॉरिटी नहीं मिलने वाला है और गवर्नमेंट बीजेपी और जेडीएस का ही बनेगा एक साथ, तो वो मार्केट इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले, रिजल्ट से पहले वो एक ऊपर की तरफ मूव करेगा और इस कंडीशन में वो 10,000 750 के ऊपर भी जा सकता है। आज फार्मा स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। वॉकहार्ट, लुपिन, सनफार्मा जैसे शेयरों में कमजोरी रही। दरअसल वॉकहार्ट के नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए। चौथी तिमाही में कंपनी की आय 17.6% बढ़कर 1,018 करोड़ रुपए रही, जबकि घाटा 174 करोड़ से घटकर 154 करोड़ रुपए रहा है। इधर लुपिन सनफार्मा पर अमेरिकी रेगुलेटर यूएसएफडीए की चिंताओं की वजह से कमजोरी देखने को मिली। अब वीडियोकॉन ग्रुप मुश्किल में है। वीडियोकॉन ग्रुप को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसबीआई की अगुवाई में कर्ज देने वाले बैंक का कंसोर्शियम ग्रुप को एनसीएलटी में ले जाने वाले हैं। आपको बता दें कि वीडियोकॉन ग्रुप की 12 कंपनियों पर करीब 13,000 करोड़ का कर्ज है। आज उज्जीवन की जोरदार पिटाई हुई है। कंपनी का शेयर 5% लुढ़का है। दरअसल कोटक सिक्योरिटीज के मुताबिक अगर कर्नाटक में किसानों की कर्ज माफी होती है तो इससे उज्जीवन जैसे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। कर्नाटक में बीजेपी के घोषणा पत्र में 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफी का ऐलान किया गया है। कोटक का मानना है कि किसान एमएफआई से लिए कर्ज को लौटाने से कतराएंगे। हालांकि उज्जीवन के एमडी और सीईओ सुधा सुरेश का कहना है कि कर्नाटक में किसानों की कर्ज माफी का कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका क्रॉप और फार्म लोन का एक्सपोजर बहुत कम है। आज आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों का इंतजार है। चौथी तिमाही में बैंक को घाटा होने की आशंका है। पिछले साल की चौथी तिमाही के मुकाबले 2025 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले बैंक को 13 करोड़ का घाटा हो सकता है। हालांकि ब्याज से कमाई में तकरीबन 10% की बढ़ोतरी संभव है। चौथी तिमाही में 8 से 10% की लोन ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन साथ ही नए एनपीए में भी बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक की प्रोविजनिंग बढ़ने की संभावना है। सूत्रों से जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक $200 करोड़ के फ्रॉड की प्रोविजनिंग करेगा, जो 2 से 4 तिमाही तक बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों से यह भी साफ हुआ है कि बैंक वैल्यूएशंस कम होने की वजह से बाजार से फंड नहीं जुटाएंगे। साथ ही सरकार से फंड जुटाने की योजना भी नहीं है। बैंक मई में 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी चुकाएगा। इधर दूसरी तरफ अगस्त तक पीएनबी मेटलाइफ का आईपीओ आ सकता है। आज विजया बैंक ने तिमाही नतीजे पेश किए। बैंक का मुनाफा 204 करोड़ से बढ़कर 207.3 करोड़ रुपए रहा है, लेकिन ग्रॉस एनपीए प्रोविजनिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बैंक ग्रॉस एनपीए 6.17% से बढ़कर 6.34% रहा है। विजया बैंक की प्रोविजनिंग 333 करोड़ से बढ़कर 553 करोड़ रुपए रही है। एक्साइड ने अनुमान के मुताबिक नतीजे पेश किए हैं। कंपनी को चौथी तिमाही में 189.6 करोड़ का मुनाफा हुआ है। इसी दौरान आय 2,459 करोड़ रुपए रही है। एबिटा 338 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी का मार्जिन 14.5% रहा है, जो अनुमान से बेहतर है। कल जुबिलेंट फूड्स चौथी तिमाही के नतीजे पेश करेगा। कंपनी की आय 22.5% बढ़कर 751 करोड़ रुपए रह सकती है। मुनाफा 6.87 गुना बढ़कर 52.5 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। कंपनी की मार्जिन 9.9% से बढ़कर 15.5% के ऊपर ही रहने का अनुमान है। कंपनी का एबिटा 60.5 करोड़ से बढ़कर 117 करोड़ रुपए रह सकता है।
भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर रीन्यू पार का आईपीओ जल्द आ सकता है। रीन्यू पार ने सेबी से डीआरएचपी यानी कि पब्लिक इशू लाने की याचिका दायर की है। आईपीओ के जरिए कंपनी के 80 से 90 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना है। रिलायंस इंफ्रा के जॉइंट वेंचर को बड़ा ऑर्डर मिला है। वर्सोवा बैंड्रा सी लिंक प्रोजेक्ट के लिए रिलायंस इंफ्रा के जॉइंट वेंचर को 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। मुंबई में सीमेंट की कीमतें बढ़ गई हैं। सीमेंट कंपनियों ने मुंबई में दाम 4 से 7% तक बढ़ाए हैं। एसीसी और अंबुजा सीमेंट ने मुंबई में दाम 4 से 5% बढ़ाए हैं। वहीं अल्ट्राटेक ने भी कीमतों में 4 से 7% का इजाफा किया है। जेके लक्ष्मी सीमेंट और इंडिया सीमेंट ने दाम 4 और 2% बढ़ाए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए राहत की खबर है। सरकार ऑयल कंपनियों के घाटे की भरपाई करेगी। सरकार जनवरी से मार्च के बीच में इन कंपनियों को सब्सिडी से हुए घाटे की भरपाई करेगी। सब्सिडी का पूरा भुगतान करने की योजना है। पिछले हफ्ते से उत्तर भारत में जो आंधी तूफान और बारिश का दौर जारी है वो अभी भी आगे देखने को मिलेगा और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में देश के तकरीबन 13 राज्यों में मौसम के बिगड़ने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में आंधी और तेज बारिश आ सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में भी तूफान की आशंका है। ऐसे में हरियाणा के सभी स्कूल 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। आज रुपए में खासी कमजोरी देखने को मिली। कारोबार की शुरुआत से ये 15 महीने के लोज पर डॉलर के मुकाबले चला गया और 67 के पार जाते हुए देखा। ये कमजोरी अभी एक्सपर्ट्स को लगता है कुछ समय तक जारी रहेगी। हालांकि आनंद राठी कमोडिटीज की रिकमेंडेशन है कि अब यूएसडी आईएनआर को सेल करके चले। यहाँ पर और प्रेशर देखने को मिल सकता है। 67 रुपए 40 पैसे के पास बेचने की यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई है और ये नीचे 67 रुपए 5 पैसे तक जा सकता है। इसके अलावा सोने में ऊपरी स्तरों से कुछ प्रेशर देखने को मिल सकता है। हालांकि हमने देखा है कि कॉमेक्स पर सोना एक हफ्ते के हाईस के पास ट्रेड कर रहा है, तो वहां से कुछ दायरे का ट्रेड और घरेलू बाजार में सेल करने की रिकमेंडेशन निकल कर आई है। 31,300 के पास नीचे 31,160 तक का टारगेट दिख सकता है। वहीं कच्चे तेल में मजबूती जारी है। $70 के पार WTI क्रूड चला गया। फ्रेश हाईस के पास ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है $75 के करीब। घरेलू बाजार को सपोर्ट है जो कि 42 महीने के हाईस के पास ट्रेड कर रहा है। एक्सपर्ट्स ने इस हफ्ते के लिए कच्चे तेल में मजबूती के ही आसार जताए हैं। वहीं कॉपर की अगर बात करें, बेस मेटल पैक में जो बढ़त देखने को मिली है उसके मद्देनजर खरीद की रिकमेंडेशन है। 456 के पास और 462 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ मार्केट टॉप 20 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।